नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। चुनाव का मौसम है, आधी सीटों पर वोट डले हैं। हिंदुस्तान के आम चुनाव में आधी सीटें शायद बाकी हैं। ऐसे में माहौल एकदम गर्म है। लोगों के जुबान से एक शब्द निकलता है और दूसरे लोग उसको लपक लेते हैं। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, हिंदुस्तान में कैच लेने में, जो क्रिकेट मैच में देखते हैं ना आप, छलांग लगा के पीछे हटकर हवा में उछलकर कैच लेते हैं कुछ खिलाड़ी, जिसके वीडियो जो हैं एकदम यादगार रह जाते हैं, बार बार दिखाते हैं लोग उस कैच को लेते हुए। हिंदुस्तान में ऐसी क्षमता भाजपा में सबसे अधिक है। किसी के मुंह से कोई शब्द निकले, भाजपा उसका तुरंत चुनावी इस्तेमाल जानती है। इसमें गलत भी नहीं है कुछ, ये तो राजनीति है। राजनीति एक दूसरे के साथ रियायत का खेल नहीं होता है। ये बच्चों के खेल में जो दूध भात होता है, किसी बिल्कुल ही छोटे बच्चे को जब साथ में खिलाते हैं तो उसको आउट नहीं करते हैं, उसको दूध भात कहते हैं। दूध भात खाने वाला छोटा बच्चा है। चुनावी राजनीति हिंदुस्तान में दूध भात नहीं रहती किसी के लिए, चाहे कोई नौजवान नेता ही क्यों न रहे। पूरी तरह से ये चतुराई से इस्तेमाल करने का चीज़ है। ये भारत के आम चुनाव सबसे सरगर्म हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। तीसरा कार्यकाल उनका बनता है कि नहीं बनता है, इसी का चुनाव है। ये चुनाव में और ज़्यादा दूसरे मुद्दे अभी काम करते नहीं दिख रहे हैं। खासकर इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए या न बनाया जाए। मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं है। मैंने अपना वोट जो है बिना किसी को बताए दिया है किसको दिया है। और किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, इससे परे भी एक विकल्प है वोटिंग मशीन में, ईवीएम में, नोटा। अगर आप नोटा को वोट देते हैं तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता नोटा, क्योंकि जिंदा हाड़ मांस का व्यक्ति नहीं है वो, इसलिए। लेकिन खैर, नोटा प्रधानमंत्री वैसे भी नहीं बन सकता। देश में सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो नोटा को सबसे ज़्यादा वोट दें, ऐसा कोई आसार नहीं दिखता। लोगों की भावनाएं हैं, पसंद नापसंद है, उनके सुख दुख हैं, उनकी उम्मीदें हैं, सबको मिला जुला कर वो किसी न किसी इंसान को ही आमतौर पर ज़्यादा छांटते हैं लोग। इस चुनाव में जहाँ जिस पार्टी के किसी से जो भाजपा के साथ नहीं है, उसके मुंह से कोई शब्द निकलता है और भाजपा के बड़े से बड़े नेता उसको लपक लेते हैं। जैसे मैं तो क्रिकेट ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट टीम में जो लोग सबसे ही कठिन कैच लेते हैं, जितने मुश्किल से, इधर छलांग लगाकर उधर लगाकर, लुढ़कते हुए हवा में उछलकर, उससे ज़्यादा काबिलियत से भाजपा के नेता लपक लेते हैं किसी की भी कही हुई बात को। कभी सैम पिट्रोडा कुछ बोल देते हैं, कभी रॉबर्ट वाड्रा भी कुछ बोल देते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर कुछ बोल देते हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं गांधी नेहरू परिवार के बहुत करीबी लोग हैं। एक तो दामाद ही हैं, एक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का जो संगठन है, ओवरसीज कांग्रेस, उसके अध्यक्ष हैं सैम पिट्रोडा, जो राजीव गांधी के समय से उनके बहुत करीबी रहे हुए हैं। मणिशंकर अय्यर भी एक समय बहुत करीब रहे हुए हैं इस परिवार के। ये एक अलग बात है कि उनके बयान हर नाजुक मौके पर ऐसे आते हैं जिनसे एक बहुत शानदार कैच लेने का मौका मिलता है भाजपा को। और मणिशंकर अय्यर अपने पार्टी के 2-3 विकेट को, एक क्रिकेट में तो एक गेंद से एक ही आउट हो सकते हैं, चुनाव में एक एक गेंद से मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जो हैं ये 2-3 खिलाड़ियों को आउट करवा देते हैं भाजपा के हाथ। ऐसे माहौल में अभी मानो कोई कसर बाकी थी तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले। नाना पटोले ने एक बयान दिया है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस के अगुवाई में बनेगी, ऐसे आसार हैं जो उनका कहना है। तो अयोध्या में राम मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाएगा। राम मंदिर का शुद्धिकरण, उनका कहना है कि राम मंदिर को भाजपा सरकार ने सही तरह से और परंपरा से नहीं बनवाया है। उनका कहना है कि शंकराचार्य जो हैं, चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे थे
राम मंदिर के जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसका। नाना पटोले का कहना है कि अब कांग्रेस की सरकार बनेगी देश में और चारों शंकराचार्य राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मैं थोड़ा शुद्धिकरण को कम समझता हूँ। मैं किसी भी तरह की शुद्धता पे थोड़ा कम भरोसा रखता हूँ। खान पान की शुद्धता, रक्त शुद्धता, धर्म शुद्धता, जाति शुद्धता, गोत्र और खाप की शुद्धता, इन सब में मेरा भरोसा बड़ा कम है। मेरा मानना है कि हाइब्रिड होना चाहिए, सब कुछ मिला जुला रहना चाहिए। जिस तरह से दुनिया बनी है, दुनिया में कई तरह के प्राणी जो हैं वो कई तरह के रक्त शुद्धता से हटकर ही आगे बढ़े हैं। जो रक्त शुद्धता के दुराग्रही लोग रहते हैं, ऐसी कई जातियां मिट गई हैं या मिटने के करीब हैं, जो दूसरी जातियों में शादियां नहीं करती हैं। ऐसी बहुत सी जातियां हैं। तो मैं इसलिए मंदिर वगैरह का शुद्धिकरण क्या ज़रूरत है मुझको नहीं मालूम है। पत्थर की प्रतिमा है, वो भी ग्रेनाइट स्टोन की है, रामलला की प्रतिमा, उसकी क्या शुद्धता करेंगे? उस पर तो रोज़ तरह तरह से चंदन से साज सज्जा होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अभी तक जितने दिन गुजरे होंगे उतने किस्म की सज्जा हो चुकी होगी, उसकी और क्या शुद्धता करना। दूसरा, देश भर में महाराष्ट्र सिर्फ एक प्रदेश है, जो बात कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी नहीं कह रहे हैं, उस बात को एक प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है कि हम राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की, मंदिर की शुद्धिकरण हम करवाएंगे। मैं नहीं जानता कि कांग्रेस पार्टी में इस दर्जे की अराजकता की क्या वजह है कि जो बात राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी नहीं बोलती है, उसके अलग अलग नेता अपने अपने प्रदेश में बोलते हैं, जिसकी जैसी मर्जी हो वैसा बोलते हैं। क्यों इस पार्टी में इतना लोगों को हक हासिल है कि अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ जाकर भी कुछ बोल दें? ऐसा हो रहा है लगातार। सैम पिट्रोडा को तो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक बेतुकी बात कही थी। बात तुक की थी, बात बेतुकी नहीं थी। बेमौके पे उन्होंने उस बात को कह दिया था। कांग्रेस पार्टी को लगा इससे नुकसान ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है। कांग्रेस ने अपना पल्ला झड़ा लिया कि सैम पिट्रोडा के कहे से हम सहमत नहीं, उन्होंने गलत कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं, जो जो कहना था कह दिया। जबकि सैम पिट्रोडा का बयान जो है सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक बयान था। उससे कांग्रेस को डर कर, दहशत में आकर हाथ धोने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किया कांग्रेस ने। मैं अभी उसके बारे में बात करता हूँ कि एक किताब लेकर मैं आपके बीच उसी लिए बैठा हूँ, सैम पिट्रोडा के बयान के लिए। राजनीति में कई तरह की चीज़ें होती है, कुछ बेतुकी चीज़ें होती है, कुछ बेमौके की चीज़ें होती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि एक लतीफ़ा अगर बगीचे में तालाब के किनारे सवेरे घूमने वाले 4 दोस्तों के बीच अगर उसको कहा जाए तो हो सकता है कि वो बेमौके का ना रहे, बेतुका ना रहे। लेकिन कोई ऐसा वयस्क लतीफ़ा हो सकता है जिसको महिलाओं के बीच में कहना, छोटे बच्चों के बीच में कहना बेतुका हो जाए। और अगर ऐसे ही लतीफ़े को किसी अंतिम संस्कार के समय श्मशान में या कब्रिस्तान में कहा जाए जिसको सुन के कई लोग हंस पड़े, तो वो बेमौके का भी होता है। ऐसा ही कुछ काम किया है सैम पिट्रोडा ने। वो नेहरू गांधी परिवार के वफादार हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ अर्सा पहले अमेरिका के संदर्भ में ये बात कही थी कि वहाँ एक विरासत टैक्स लगता है अमेरिका में। मतलब यह है कि जो बहुत अति संपन्न लोग हैं वहाँ के, उनके मरने पे उनके वारिसों को पूरी की पूरी दौलत उनकी नहीं मिल जाती। शायद 55% मिलती है, 50%, 45% सरकार वहाँ पे टैक्स ले लेती, कुछ ऐसा आधा आधा होता है अति संपन्न लोगों का। उसकी सीमा भी तय की हुई है अमेरिकन टैक्स स्ट्रक्चर में। उन्होंने ये बात कही थी कि जो अति संपन्न लोग हैं उनसे विरासत टैक्स लेकर उसको देश की जनता के हक में इस्तेमाल करना, ये अमेरिका में है, लेकिन भारत में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, उन्होंने कहा था। इसको एकदम सिक्सर की बाउंड्री वॉल से बाहर निकलकर बीजेपी ने इसको कैच कर लिया
और कहा कि आपके पास 2 भैंस है तो एक खोल के ले जाएगी, कांग्रेस दूसरे को दे देगी। शायद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इस बात को कि मंगलसूत्र ले जाके बांट देगी कांग्रेस दूसरे लोगों में। ये कहा कि जो घुसपैठिए हैं देश के उनको बांट दिया जाएगा। किसी ने मुसलमानों को बांट देने की बात कही, किसी ने कुछ कहा, कई तरह की बातें कही गई। कुल मिलाकर ये साबित कर दिया गया कि कांग्रेस की अगुवाई वाली कोई भी सरकार बनती है तो देश में सबकी आधी दौलत छीन ली जाएगी और उसको ले जाएगी कांग्रेस पार्टी, मानो अपने घर ले जाएगी, क्योंकि उसका बैंक का खाता इनकम टैक्स ने फ्रीज कर रखा है। कुछ इस तरह का माहौल बन गया सैम पिट्रोडा के बयान के बाद। सैम पिट्रोडा को अमेरिका में रहते हुए अंदाज नहीं था कि हिंदुस्तान के चुनाव के बीच में कैच पकड़ने के लिए ये भी जरूरी नहीं रहता है कि आप छक्का मारने की कोशिश करो और कैच पकड़ाएगा। आप केवल बैट से बॉल को छू दो, आपके पैर के पास भी अगर बॉल गिरेगा तो भी कैच किया जा सकता है उसका चुनाव के बीच में। यही हुआ। सैम पिट्रोडा के बयान से ऐसी दहशत फैलाई गई कि देश में हर किसी का, एक आदमी के घर में 2 रोटियां थी, वो रात भर डर के मारे सो नहीं पाया। उसने बयान सुने कि सैम पिट्रोडा आके सवेरे 1 रोटी ले जाएगा। पता नहीं वोट किसको डाला होगा उसने। इतनी दहशत में आ जाती है कांग्रेस पार्टी, इतनी दहशत में आ जाती है। मूर्ख है कांग्रेस पार्टी। मेरे शब्द कड़े लग सकते हैं लेकिन मूर्ख है। मेरा तो मानना है कि इस बात का प्रचार होने देते कि हाँ, हम करोड़पतियों के, अरबपतियों के ऊपर विरासत टैक्स लगाएंगे और मरेंगे कोई अरबपति तो उनकी आधी दौलत हम जनता में बांट देंगे। हैं कितने अरबपति, हैं कितने करोड़पति? 1% आबादी भी करोड़पति नहीं है इस देश में। 1% आबादी भी नहीं है। 99% आबादी खुश हो गई रहती अगर कांग्रेस विरासत टैक्स की बात कर देती, तो खुश हो जाती। जो गरीब जनता है ना, जिसको 1 लाख रुपया साल कुछ महिलाओं को देने की बात कांग्रेस कह रही है, वही आबादी ज़्यादा है। गरीब लोग ज़्यादा हैं, गैर करोड़पति ज़्यादा हैं। करोड़पति हैं कितने देश में? आ जाने देते उनको दहशत में। चुनावी अकल की बात रहती, बाद में आप करते नहीं करते अलग बात रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी दहशत में आ गई, बहुत जल्दी दहशत में आ गई। कहा सैम पिट्रोडा के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सैम पिट्रोडा भी कम नहीं है। थोड़े ही दिन गुजरे थे, उन्होंने एक बात और कही। इसमें तो उन्होंने बॉल को बैट से छुआ भी नहीं था। जो वाइड बॉल कहते हैं ना, वाइड, जो बैट्समैन के सीमा के बाहर से निकल के जाता है, उसको भी बीजेपी ने कैच कर लिया और अंपायर ने आउट दे दिया सैम पिट्रोडा को। क्या हुआ उसमें? सैम पिट्रोडा ने जो कहा था, थोड़ा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा, हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पर पूर्व में रहने वाले लोग जो नॉर्थ ईस्ट है और बंगाल, पूर्व में रहने वाले लोग चीनियों जैसे दिखते हैं। पश्चिम में रहने वाले जो गुजरात, राजस्थान इस तरह का है, वहाँ के रहने वाले लोग अरब जैसे दिखते हैं। उत्तर में रहने वाले लोग गोरों जैसे दिखते हैं। दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकियों जैसे लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई बहन हैं, प्रेम से साथ रहते हैं। उन्होंने कहा इसके बाद में कि ये भारत की विविधता में एकता है। इस तरह के कुछ शब्द हैं उनके। शायद ये लाइन उन्होंने नहीं कही, ये मेरी लाइन है। उन्होंने कहा कि मुझको गर्व है ऐसे देश के ऊपर। तुरंत ही बीजेपी ने इसको नस्ली टिप्पणी बता दिया, नस्ली टिप्पणी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आज बहुत गुस्से में हूं। आज शहजादे के फिलासफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई ये बताए कि क्या मेरे देश में चमड़ी के आधार पर योग्यता तय होती है? चमड़ी के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ घंटों के भीतर सैम पिट्रोडा के बयान से किनारा कर दिया, निंदा कर दी उसकी।
और सैम पिट्रोडा से एक किस्म से ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया गया। क्या कहा था सैम पिट्रोडा ने? ये कहा था कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा मोहरा अलग अलग नस्लों का दिखता है। कुछ चीनियों जैसे दिखते हैं, कुछ अरब जैसे लोगों के दिखते हैं, कुछ गोरों जैसे दिखते हैं, कुछ अफ्रीकियों जैसे दिखते हैं। क्या गलत है इसमें? सच में यही हाल है। यही हिंदुस्तान की विविधता में एकता है। यही हिंदुस्तान एक मेल्टिंग पॉट सरीखा है जिसमें बहुत सारी नस्लों के लोग आके मिले हैं, पिघल गए हैं। पिघल के एक नए किस्म की धातु बनी है जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं। हिंदुस्तानी सभी नस्लों से आए हुए लोग हैं। दुनिया की कई नस्लों के आए हुए लोग हैं हिंदुस्तान में। अपनी जड़ों पर किसी को शर्म आने की क्या जरूरत होना चाहिए? बरगद की तरह रहना चाहिए लोगों को, जिसकी जड़ें उसकी डालियों से नीचे तक ऐसी जटाओं की तरह आती हैं और नीचे टिक जाती हैं, ज़मीन पे जगह जगह टंगे रहती हैं। ऐसी जटाओं की तरह लोगों को अपनी जड़ों पर बरगद की जटाओं की तरह का फख्र होना चाहिए जो दिखती है सामने। क्या दिक्कत है? दुनिया में अब तो डीएनए के आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर जितने शोध हुए हैं वो बतला रहे हैं कि किस देश की, किस इलाके की कौन सी आबादी दुनिया की किस नस्ल से निकल कर आई है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले इसी मुद्दे पर अखबार में संपादकीय लिखा था, एडिटोरियल। उसमें मैंने इस किताब का जिक्र किया था। ये टोनी जोसेफ नाम के एक पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के पुराने सीनियर और गंभीर पत्रकार हैं। उनकी ये किताब है। मैं किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझको समीक्षा के लिए भी नहीं आई, मैंने पैसे दे के खरीदे हैं। 1 से ज़्यादा कॉपी खरीदी है। कुछ लोग मेरे से ले गए थे, अब 1 कॉपी बची हुई है, उसको पढ़ रहा हूँ मैं। अर्ली इंडियंस, सबसे पहले हिंदुस्तान के कौन लोग थे, कौन नागरिक है हिंदुस्तान के मूल निवासी? जो डीएनए के आधार पर जांच हुई है, रिसर्च हुई है, वैज्ञानिक आधार पर बात कर रहा हूं मैं। ये किताब वैज्ञानिक आधार पर लिखी गई है, समाजशास्त्री किताब नहीं है। ये विज्ञान के आधार पर लिखी गई किताब है। डीएनए शोध ये कहता है कि हिंदुस्तान में 60,000 साल के भीतर भीतर अफ्रीका के लोग सबसे पहले आए। वो हिंदुस्तान के सबसे पुराने लोग थे। वो दक्षिण भारत में आके लगे, वहाँ पर बसे, वो सबसे पहले लोग थे। बाद में वो पार करते करते हिंदुस्तान के बाकी हिस्से को जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा तक वहाँ पहुँचे तो उनका मेल वहाँ पर ईरान की तरफ से आए हुए लोगों से हुआ। गेहूं उगाने वाले लोग जो ईरान तरफ से होकर पाकिस्तान पार करके इधर आए होंगे। पाकिस्तान उस समय बना नहीं था, हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। जो मोहनजोदड़ो की संस्कृति कहलाती है, हड़प्पा की संस्कृति कहलाती है, ये उसी इलाके में है अभी भी। वहाँ पर उस तरफ से लोग आए, यहाँ से लोग गए, इन दोनों का मेल हुआ। मेल ऐसा नहीं है कि डेटिंग ऐप के थ्रू सुबह एक दूसरे से संपर्क किया, शाम को मिल लिए। ये हजारों वर्षों में ये मेल हुआ, धीरे धीरे, हजारों वर्षों में। तो ये मेल हुआ। अफ्रीका से आए हुए लोग जो दक्षिण भारत में थे, वहाँ से वो इस तरफ बढ़े। उधर ईरान तरफ से गेहूं की खेती करने वाले लोग आए, उनका और इनका मेल हुआ। कुछ लोगों में शादियां हुई होगी, कुछ लोगों में देह संबंध हुआ होगा। उनसे फिर मिली जुली जातियां, प्रजातियां पैदा हुई जो हिंदुस्तान के कुछ अलग अलग हिस्सों में गईं। इसी तरह जो चीन के जो लोग हैं, वियतनाम के जो लोग हैं, कंबोडिया के जो लोग हैं, ऐसे लोग करोड़ों लोग, आज करोड़ों हैं, उस समय कम थे, हजारों साल पहले। हजारों साल पहले उन लोगों का एक माइग्रेशन, उनका जो हिंदुस्तान का भी नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, म्यांमार कहलाता है, इस हिस्से में वहाँ से माइग्रेशन हुआ। लोग आए वहाँ से वो जातियाँ पैदा हुईं
जो आज उत्तर पूर्व की जातियां हैं, जिनके बारे में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि हिंदुस्तान के पूर्व के लोग जो हैं चीनियों जैसे दिखते हैं। किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए? ये एक रक्त नहीं है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में किसी एक नस्ल के, किसी एक जाति के लोग नहीं हैं। हम लोग मिले जुले लोग हैं। इतनी रक्त शुद्धि की जिद भी नहीं रहना चाहिए कि अगर कोई कहे कि इसमें कुछ अलग अलग रक्त मिले हुए हैं तो उसमें हमको अपना अपमान लगे। क्यों अपमान लगना चाहिए? आपने किसी पीपल के पेड़ को, किसी नीम के पेड़ को ये देखकर सूखते तो नहीं देखा कि उसको अपनी जड़ों पे शर्म हो गई। क्यों अपनी जड़ों पे शर्म होना चाहिए? हर एक को अपनी जड़ों पर फख्र होना चाहिए। पूरे दुनिया का इतिहास बताता है। अब डीएनए शोध की मेहरबानी से, डीएनए विज्ञान की मेहरबानी से पूरे दुनिया का डीएनए मैप बन चुका है, जेनेटिक मैप बन चुका है। किस जगह, किस देश के, किस इलाके में कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कौन कौन सा रक्त मिला हुआ है वहाँ पे। इसके बाद का भी अभी बाकी है। इसके बाद का भी डीएनए हिस्ट्री बतलाती है कि बात सिर्फ ईरानियों के आने से खत्म नहीं हुई। आर्य भी आए, जर्मनी के, यूरोप के, उधर से आर्य भी आए इधर, वो लोग भी मिले। अब ये रक्त जो है अलग अलग तरीके से बिखरा पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग फीसदी डीएनए अलग अलग लोगों के ब्लड में आए। इसमें अपमान की कहाँ कोई बात है? इतनी रक्त शुद्धि की जिद क्यों होना चाहिए? खैर, जो बात कही सैम पिट्रोडा ने वो बात पूरी तरह से वैज्ञानिक बात है, लेकिन चुनाव का समय दहशत में आने का भी रहता है, डराने का भी रहता है। बीजेपी ने तुरंत डराया और कांग्रेस तुरंत दहशत में आ गई। शाम तक सैम पिट्रोडा का इस्तीफा ले लिया। ये तो सैम पिट्रोडा की बात हुई। अब मैं मणिशंकर अय्यर की बात करूं जरा। मैं अभी हिंदुस्तान के डीएनए इतिहास, यहाँ के नस्लों के इतिहास पे पूरा इसको समर्पित करना नहीं चाहता, इस बारे में फिर कभी। मणिशंकर अय्यर, मणिशंकर का एक बयान सामने आ गया निकलकर अचानक। मणिशंकर अय्यर खुद खबरों में अब नहीं रह गए। मणिशंकर अय्यर खबरों से बाहर हैं, कांग्रेस में किसी भी महत्व से भी बाहर हैं। उनका एक कोई पुराने इंटरव्यू का वीडियो छांट के निकाला गया जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है। अगर हम उनको इज्जत नहीं देंगे तो वो भारत पर परमाणु हमला करने की सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करना चाहती है। ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अगर कोई पागल तानाशाह शासक आ जाए तो वो ऐसे परमाणु बम का इस्तेमाल हिंदुस्तान पे कर सकता है। ये तो समझ लीजिए मणिशंकर अय्यर ने एक बार बल्ला घुमाया और 3-4 गेंद निकल पड़े, 3-4 अलग अलग लपक लिया लोगों ने उसको। और वो धुनाई की मणिशंकर अय्यर की कि 4 बार आउट हो गए एक बार बल्ला घुमाकर। कांग्रेस पार्टी ने कहा मणिशंकर अय्यर किसी हैसियत की जगह पे नहीं है पार्टी में कि वो पार्टी की तरफ से कुछ बोल सकें। हो सकता है कांग्रेस पार्टी को लग रहा हो कि आज के तारीख में पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात कांग्रेस का कोई नेता क्यों करे, लेकिन एक बात को समझने की जरूरत है। मणिशंकर अय्यर वकालत कर रहे थे कि पड़ोस का पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ये सच्चाई है, ये उनके पास परमाणु बम है। भारत भी जानता है, वो भी जानते हैं। किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है, इस पे ना जाएं। किसी देश को ख़त्म करने के लिए 5-10 बहुत होंगे, दोनों के पास इतने हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे को 25-25 बार ख़त्म कर सकते हैं, इतने परमाणु बम हैं दोनों के पास। पाकिस्तान अगर एक कमज़ोर लोकतंत्र रहता है, भारत अगर उससे लगातार एक टकराव रखता है तो क्या होगा? पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से कोई जिम्मेदार सरकार आने का मौका शायद नहीं रह जाएगा। वहाँ हो सकता है कोई गैर जिम्मेदार, कोई तानाशाह, कोई फौजी हुकूमत वाला, कोई आतंकी सत्ता पर आ जाए। परमाणु बम की ताकत उनके हाथ में है,
तो मणिशंकर अय्यर ने जो कहा है वो तथ्य की बात कही है कि हमको बात करना चाहिए पाकिस्तान से। इसमें कुछ भी बुरी बात उन्होंने नहीं कही है। ये अलग बात है कि ये बात उन्होंने कई साल पहले कही थी, उसके वीडियो को छांट छांट के निकाल के अभी तौल तौल के इस्तेमाल किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है। पहले वीडियो जारी करो, उसके बाद वो लाठी लेके उसको मारो, इस तरह का हो रहा है। ये मणिशंकर अय्यर का हो गया। ये 3 नेताओं के बयानों की मैंने अभी चर्चा की। इसमें नाना पटोले जो हैं, इन्होंने किस हैसियत से पूरे देश के बारे में ये बात कह दी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करेगी। ये निहायत गैर जिम्मेदारी की बात है। कांग्रेस पार्टी ने तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को ऐसा महत्व भी नहीं दिया था कि वहाँ से न्योता मिलने पे वो तुरंत दौड़ के वहाँ चली जाए पूजा करने के लिए। उसने कहा कि हम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के राजनीतिक उपयोग के खिलाफ हैं, हमारे जिन लोगों को जब जाना होगा लोग जाएंगे। कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हुए लोग कोई कम है? कम है लोग कोई? एक आचार्य प्रमोद कृष्णम है, आचार्य प्रमोद कृष्णम। उनको किसी समय प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता था कि वो उनका बहुत सम्मान करती हैं। वो कांग्रेस में रहते हुए भी थोड़ा तिरछा तिरछा बात करते थे। कांग्रेस की स्थापित जो नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, उनके खिलाफ बात करते थे। वो एक हिंदू साधु सरीखे हुलिये में रहते हैं। मैं नहीं जानता कि वो साधु हैं नहीं है, नाम के साथ आचार्य जुड़ा है। सफ़ेद कपड़े में रहते हैं, बहुत लंबे बाल हैं, बहुत लंबी दाढ़ी है, धर्म की बात करते हैं, शायद साधु के दर्जे में आते होंगे वो। प्रमोद कृष्णम ने अभी ये कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोगों के बीच ये कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनाने का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसको पलट दिया जाएगा। कब कहा था? ये नहीं कहा प्रमोद कृष्णम ने, ये नहीं कहा। किसके सामने कहा था? ये वहाँ मौजूद थे, किसी और ने इनको कहा था? क्या कहा था? कुछ नहीं। मेरा तो ये कहना है, कोई भी हिंदू भावनाओं से परिपूर्ण अगर आचार्य है, साधु के हुलिये वाला, बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े, उनको तो कांग्रेस पार्टी को उसी दिन छोड़ देना था, उसी दिन छोड़ देना था जिस दिन राहुल गांधी ने अगर ऐसा कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम राम जन्मभूमि के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे। उस दिन के बाद ट्वीट नहीं किया, उस दिन के बाद बयान नहीं दिया। अब जब 2-3 दौर का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, आज ऐसी जरूरत क्यों लग रही है वो इस तरह का बयान दे? नहीं कहा उन्होंने, आज तक नहीं कहा था। अब चुनाव के बीच में, मतदान के बीच में वो निकाल के लेके आ रहे हैं खोद के इसको कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा था। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। भाजपा के नेताओं ने कहा कि अगर इनको वोट दोगे कांग्रेस को तो ये रामलला के मंदिर पर ये बाबरी नाम का ताला लगा देंगे। छोटा नहीं है बयान, बहुत बड़ा बयान है। हिंदुस्तान की आबादी हिंदू बहुसंख्यक आबादी है। बहुत से लोग रामलला को मानते होंगे, अधिकतर लोग मानते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे में ये कहना कि कांग्रेस पार्टी अगर आएगी तो रामलला के मंदिर पर बाबरी नाम का ताला डाल देगी, बहुत बड़ी बात है ये आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पे आधारित है ये बात। इतना देर से वो क्यों निकाल रहे हैं? पोटली में बांध कर रखा था उन्होंने राहुल का ये तथाकथित बयान, क्यों इतना धीरे धीरे निकाल रहे हैं? क्या अगले किसी पोलिंग की डेट के करीब क्या फिर कोई ऐसा बयान निकलेगा? मणिशंकर का कोई पुराना इंटरव्यू, दिग्विजय का ओसामा जी कहना, सैम पिट्रोडा का कोई और बयान, और आचार्य प्रमोद कृष्णम का कोई रहस्योद्घाटन कि राहुल गांधी ने और क्या क्या कहा था। इन सारे बयानों को लेकर जनता को भी ये सोचना चाहिए, ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं, कब दिए जा रहे हैं, इनका क्या औचित्य है,
कई बयान तो ऐसे हैं कि कांग्रेस दहशत में उससे हाथ धो ले रही है। मुझको हैरानी है, मेरे जैसा बहुत साधारण कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, कांग्रेस पार्टी में तो दिल्ली में बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे, मुझको तो समय कम मिलता है। ये किताब जो है ये तो पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा में है, इसके रिव्यू इतनी जगह छपे हैं कि जिसकी हद नहीं। और ये डीएनए सबूतों के आधार पर लिखी गई है, समाजशास्त्री किताब नहीं है कि हिंदुस्तान में पहले इंसान कब आए, कहाँ से आए, बाद में कहाँ से चारों तरफ से लोग आए यहाँ पे, कैसे कैसे यहाँ रक्त मिलते चले गया एक दूसरे से। तो मैं आज ये कुछ बयानों को लेकर ही आपके बीच था कि लोगों को वक्त पर चुप रहना आना चाहिए, पार्टियों को अपने लोगों की सही बात के साथ खड़े रहना आना चाहिए, और बीजेपी जिस चतुराई से लोगों के बयानों का अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है, अगर हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति में कोई बीजेपी के साथ मुकाबला करना चाहते हैं तो उनको ये देखना समझना शायद सीखना भी पड़ेगा कि मौके का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे किया जाता है। एक कोई कहते हैं कुछ लोग मौके पे चौका, ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मत चूको चौहान, ऐसा अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। मैं तो इन सब में ज़्यादा भरोसा नहीं करता कि मौके पे चौका लगाना चाहिए। मेरा तो मानना है कि अपने दिल दिमाग की बात कहने के लिए रोज़ मौका है, मेरे सामने रोज़ मौका रहता है। मैं रोज़ ही अखबार में भी लिखता हूँ, रोज़ ही यूट्यूब चैनल पर भी बोलता हूँ। इन सब के बयानों को सोचिएगा जो मैंने टिप्पणी की है, ये नाना पटोले जैसे लोगों के बयान के बारे में मैंने जो कहा है, प्रमोद कृष्णम के बयान के बारे में मैंने जो कहा है, ये दोनों अलग अलग पार्टियों में है, कांग्रेस में है, एक भाजपा में है। और इन दो लोगों के बयानों के बारे में मैंने कहा है, मणिशंकर अय्यर और सैम पिट्रोडा के बयान के बारे में। मणिशंकर ने क्या गलत कहा था, कई साल पहले इस बात को कहा था उन्होंने, अगर पाकिस्तान में कोई बददिमाग, बेदिमाग, तानाशाह, अगर कोई आतंकी, धर्मांध, कट्टरपंथी अगर आ जाए, कट्टरपंथी लोग ही तो रहते हैं जो आत्मघाती सुइसाइड वेस्ट बांधकर, आत्मघाती पट्टा बांधकर कहीं चले जाते हैं, अपने आप को उड़ा देते हैं, साथ में नमाज पढ़ने वाले 150 लोग और मारे जाते हैं। देखा हुआ है ना आपको, जैसा राजीव गांधी को मारा गया था श्री पेरुम्बुदूर में, लोग आए, उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया राजीव गांधी के साथ, खुद भी मरे, उनको भी मारा। ऐसा करते हैं लोग। पाकिस्तान में ऐसे धर्मांध, ऐसे कट्टर, ऐसे आतंकी, बददिमाग और बेदिमाग लोग नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास परमाणु हथियार भी हैं। मणिशंकर ने कोई बहुत नाजायज बात नहीं कही थी जिसको लेके आज पुराने कब्र से निकाल के उस कंकाल को पीटा जाए लाठियों से। इतना बुरा और इतनी पुरानी बात नहीं थी। सोचिएगा आप भी, सैम पिट्रोडा की बात, विरासत टैक्स मिल जाए, हो जाए हिंदुस्तान में विरासत टैक्स लागू, करोड़पति अरबपति सीमा बांध दीजिए, सीलिंग बांध दीजिए, 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जिसके पास रहेगी उन पे 50% विरासत टैक्स लगेगा। जो पार्टी ऐसा कहेगी, मेरा ख्याल है गरीबों के खूब वोट मिलेंगे उसको, कम से कम मेरा तो वोट मिल जाएगा उसको कि आप बांटिए ऐसा। अगर मैं उस सीमा में आता हूँ, मेरी संपत्ति भी आप बांट देना आधी, उसमें क्या दिक्कत है, गरीबों का कुछ तो भला होगा। लेकिन कांग्रेस दहशत में आ गई, तुरंत उसने हाथ धो लिया। ये सैम पिट्रोडा के बयान से हमारा लेना देना नहीं है, गलत सलत बात कर रहे हैं। जो बात बहुत बड़ा वोट दिला सकती थी, हिंदुस्तान की शायद 95% आबादी होगी जो करोड़पति नहीं है, वो खुश हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने मौका गंवा दिया। मौका गंवाना, बेमौके की बात करना भी कोई कांग्रेस से सीखे। चलिए हम फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बात अच्छी लगती है तो इसके बारे में सोचिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों में भी बांटिएगा। हो सकता है उनको भी ये सुनने समझने में अच्छा लगे, विचार विमर्श करें इस बारे में वो।
चलते चलते एक बात और, अगर कहीं पुलिस न दिखे तो भी दुपहिए पर हेलमेट लगाकर कार चलाते हुए सीट बेल्ट लगा कर रखिए। कार में बैठे हैं तो भी सीट बेल्ट लगाइए। आपकी ज़िंदगी आपके अपने लिए है, पुलिस के लिए नहीं है। अपनी ज़िंदगी को खुद ही बचा कर रखिए। रोज़ मारे जा रहे हैं लोग, रोज़ सड़कों पर मारे जा रहे हैं। मैं सवेरे उठकर रात की खबरों के लिंक देखता हूँ, 5-5, 10-10 जगहों पर मोटरसाइकिल सवार लोग मेरे अपने प्रदेश में मारे जा रहे हैं। थोड़ा सोचिए, अपने घर वालों पे रहम कीजिए। आज ही छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े न्यूरोलॉजी के हॉस्पिटल डीके हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का बयान छपा है। हमारे यहाँ बिस्तर नहीं रह गए हैं, न्यूरो फिजिशियन है लेकिन बिस्तर नहीं है, मरीजों के लिए जगह कम है हमारे यहाँ। और वो बतला रहे हैं कि लोग सड़कों पर इतने लापरवाह होकर चलते हैं कि घायल होकर यहाँ आ रहे हैं। मर जाना तो फिर भी सहूलियत की बात रहती है कि पीछा छूटा, तकलीफ खत्म हुई। पूरी जिंदगी के लिए लोग हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, जुबान काम करना बंद कर देती है, कमर के नीचे कुछ काम नहीं करता है, पड़े रह जाते हैं, पूरी जिंदगी नर्क हो जाती है। ऐसा मत कीजिए। हेलमेट सीट बेल्ट आपकी अपनी हिफाजत के लिए है। मेरी बात ठीक ना लगे तो आप जाके डीके हॉस्पिटल में मरीजों को देख के आइए, चक्कर लगाकर, हो सकता है आपको कुछ समझ आए। फिर मिलेंगे।